हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो आज चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। चौथे चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स और बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे उस टॉपिक में बढ़ रहे हैं और एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या है, मैग्नेट से संबंधित है। वो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शायद मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो वीडियो आपके सामने आ रहे हैं वो आप पढ़ते हो रहे हैं और लगातार पढ़ना भी है। अब जो भी एग्ज़ाम आएंगी या जो भी परीक्षा आएंगी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी जो कंपटीशन्स हैं, इन कंपटीशन से संबंधित जो भी आपकी बुक्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, भौतिक हो, जीव विज्ञान हो या गणित हो। अब बच्चों बात करते हैं 12th क्लास का एक नया टॉपिक। आपको सामने नजर आ रहा है, सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसको चर्चा करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ड्राइव करना तरीका पूछ लेते हैं कि इसका ड्राइव करने का तरीका बताओ या सूत्र स्थापित करो या आखिरकार काम कैसे करता है। तो क्यों न अपन भी इस चीज़ को सीखें आराम से। बहुत ही ध्यान से सीखना बच्चों। मैं सबसे पहले कोशिश ये करता हूँ डायग्राम बनाने की। डायग्राम जैसे कंप्लीट होता है, इसके ऊपर अपन ड्राइव करते हैं सूत्र को, बहुत ही ध्यान से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसका चित्र बनाता हूँ। देखिए बच्चों, कह रहा है कि सीधा धारावाही चालक तार है, तो एक सीधा धारावाही चालक तार ले लीजिए बच्चों। ले लिया। और ये इनफाइनाइट का है। इनफाइनाइट का मतलब ये चालक तार है वो अनंत स्थिति का है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी स्थित है। और कह रहा है कि सेंटर पॉइंट से ओ से, या मान लीजिए आप दूरी ए पे बिंदु पी स्थित है। अब कह रहे हैं कि इस बिंदु पी पर नाम से कोई एक एल लंबाई के ऊपर अल्पांश है। तो इस अल्पांश पे आप क्या ज्ञात करते हो, ये ज्ञात करते हो। ये एल दूरी हो गई और ये आपका डी एल अल्पांश हो गया। अब इस बिंदु का आप मिला दीजिए। एक तो ये बिंदु मिल गया और एक बिंदु आपका ये मिल गया। ठीक है। ये जो कोण है बच्चों, ये कोण हो जाएगा φ2 और ये कोण हो जाएगा φ1 और ये कोण हो जाएगा φ, और ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। और ये दूरी हो जाएगी r और ये बिंदु हो जाएगा P। P को मैं क्या करूंगा, यहां लिख लेते हैं। माना कि ए बी एक चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। माना कि ए बी एक चालक तार है। वो चालक तार किस टाइप का है, अनंत लंबाई का। और उस चालक तार की लंबाई L है और L लंबाई है जो मूल बिंदु O से लेकर DL नाम के अल्पांश के मध्य की जो डिस्टेंस है वो L है। और O से A दूरी पर बिंदु P स्थित है। अब ये डिस्टेंस A भी हो सकती है या D भी हो सकती है। ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप क्या ले सकते हो, R भी ले सकते हो, A भी ले सकते हो। अब ये कह रहा है कि बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इनमें दो कोण है, एक φ1 कोण है, एक φ2 कोण है। और ए बी एक इनफाइनाइट का चालक तार है। मूल बिंदु O से A दूरी पे बिंदु P स्थित है और बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो अब ज्ञात करें तो कहां से शुरुआत करें, ये सबसे पहला प्रश्न उठता है। इससे पहले एक के वैज्ञानिक थे बायोसावर्ट। बायोसावर्ट ने क्या नियम दिया था कि जो धारा के समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती, तो इसमें धारा भी है अल्पांश भी है, और दूरी के मध्य वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और थीटा के समानुपाती। इसी के नियम की जो कोई पालना करता है वो बायोसावर्ट के नियम के माध्यम से उसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो अपन क्या यूज करते हैं, बायोसावर्ट के नियम के माध्यम से इसकी पी का जो मान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, बायोसावर्ट के नियम के अनुसार। तो थ्योरी में नहीं लिख रहा हूँ, थ्योरी आप समझ लेना, कोई ज़्यादा खास नहीं। और आजकल परीक्षा में इतनी ज़्यादा थ्योरी आएगी भी नहीं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने पैटर्न ये चेंज किया है कि जो फर्स्ट टेस्ट है वो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको सारांश सहित पढ़ना पड़ेगा। उसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न आएंगे ABCD, वो आपको टिक करना है। जैसे प्रश्न आपसे ये पूछेंगे कि आवेश का मात्रक क्या है, 4 ऑप्शन देंगे, तो आप कहोगे कूलाम है, फैराडे है, न्यूटन है, आइंस्टीन है, तो आप कूलाम को टिक करोगे। इस तरह के प्रश्न आते हैं सीबीएसई में। तो लग रहा है कि आरबीएसई बोर्ड है, सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी लागू हो गया, और उधर भी सीबीएसई का एनसीईआरटी है, तो किताबें तो सेम रहेगी। क्या पता राजस्थान गवर्नमेंट ही उनका पालना करके लागू कर दे कि फर्स्ट चॉइस है वो मल्टीपल रख दें, सेकंड चॉइस है वो ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव पेपर रख दें। तो ये तो आगे की बात है। तो ज़्यादातर थ्योरी पढ़ने से कोई ज़्यादा फिजिक्स नहीं आती है। थ्योरी को हमेशा बनाया जाता है, बहुत ही ध्यान तरीके से आप बना सकते हो।
हो सके तो जितना फोकस आप डायग्राम और ड्राइव करने का जो तरीका है, जिन कंडीशन को आप ड्राइव करते हो उन कंडीशन पे आप ध्यान दीजिए, वो मेन इंपॉर्टेंट है। उनके माध्यम से न्यूमेरिकल क्लियर होते हैं, उनके माध्यम से कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं। तो अपन यूज करते हैं बायोसावर्ट के नियम से। बायोसावर्ट का नियम क्या होता है बच्चों? dB बराबर μ0 4 पाई IDL साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। क्या ऐसा ही मान था बायोसावर्ट का? यह आपने सूत्र कहीं देखा? कम से कम निकाल तो नहीं पाए, कम से कम कहीं ना कहीं तो देखा होगा आपने। इस तरह का कोई सूत्र है, वो सूत्र आप फिल कर दीजिए। अब आपके सामने एक त्रिभुज नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या नजर आ रहा है? ये कोण तो आ रहा है 90 डिग्री, ये कोण आ रहा है फाई। जब आप इसका कोण ज्ञात करते हो ओ डीएल नाम के अल्पांश से पी, तो यहाँ कुछ अलग मान ले लीजिए, या अक्ष ले लीजिए, या अक्ष ले लीजिए। ओ अक्ष पी एक समकोण त्रिभुज है जिनमें कोण का मान है 90 माइनस फाइव। तो आप क्या करो, थीटा की जगह क्या मान चेंज करना बेटा? 90 माइनस फाइव, ये चेंज करना है। तो अब आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस फाइव का जो मान होता है वो होता है कोस फाइव। यह मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो dB बराबर μ0 4 पाई IDL कोस फाइव इंटू आर का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 है। अब अपन को एक तो आर का मान चाहिए, एक अल्पांश का मान चाहिए। ये दो मान अगर मिल गए तब इस अल्पांश के माध्यम की सहायता से, इस बायोसावर्ट के नियम के माध्यम से इसका मान निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? अल्पांश ज्ञात करते हैं, अल्पांश का मान। तो अल्पांश का मान क्या ज्ञात करते हैं? एल के सापेक्ष करते हैं। तो आपको मालूम है कि ये कोण तो जाएगा लंब। देखो फाई के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये भुजा तो जाएगी लंब। देखो बच्चों ध्यान से, और कोण के सामने वाली भुजा जाएगी कर्ण, और यह भुजा जाएगी आधार। तो एक तरह का समकोण त्रिभुज आपको मालूम चल गया। इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से आपको जहां यह चेक करना है कि एल का मान कहाँ आ रहा है, या तो आ रहा है साइन थीटा में, या आ रहा है आपका टेन थीटा। लंब पहले साइन थीटा आता है लंब बटा कर्ण, और टेन थीटा में आता है लंब बटा आधार। तो अपन को एल के ऊपर ही डीएल नाम का अल्पांश ज्ञात होगा, तो दोनों के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो क्यों ना अपन शॉर्टकट निकालते हैं, तो सीधा टेन अल्फा का मान यूज कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए चित्र, ओ अक्ष, ये अक्ष बिंदु पर पी, ओ अक्ष पी से, तो ये आपका त्रिभुज हो गया। ओ अक्ष पी से टेन फाइव बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बट्टा आधार। लंब का मान कितना है इसमें? एल। आधार का मान कितना है? ए। ये ए हो गया। कोई दिक्कत? अब आपको ज्ञात करना क्या है? एल का मान ज्ञात करना है। तो एल बराबर ए टेन फाइव, कुछ ऐसा ही था, ये माना गया। अब एल के सापेक्ष ये समीकरण नंबर हो गई 3, और समीकरण नंबर 3 का क्या करना है? अवकलन करना है। समीकरण नंबर 3 का क्या करना है बच्चों? इनका अवकलन करना है। करने पर तो क्या जाएगा बच्चों? एल के सापेक्ष डीएल, ए सेक स्क्वायर फाइव, और फाइव का जाएगा डी फाइव, यह आपका अवकलन आ जाएगा। ये एक मान आ गया। तो कुल मिला के अल्पांश का मान तो आपने ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या ज्ञात करना है? अब आपको आर का मान ज्ञात करना है। आर का मान, आर किस में आता है? एक तो आता है साइन में, एक आता है कोज में। तो क्यों न इस चित्र के माध्यम से पुनः यहां मैं लिख देता हूं बच्चों, इसे आर का मान भी हो जाए तो साथ में समीकरण थोड़ी लंबी हो तो आराम से ज्ञात कर ले। चित्र ओ अक्ष पी से कोस फाइव का मतलब होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार है ए और कर्ण का मान क्या है? आर है। तो आपको मान क्या चाहिए बच्चों? आर का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा ए अपॉन कोस फाइव। तो आर स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो? ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर फाइव। ये मान होगा 5। समीकरण नंबर 4 व 5 का मान आप क्या समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो? तो रखिए समीकरण नंबर 4,
5 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो क्यों ना बच्चों समीकरण नंबर ये दोनों के दोनों मान आप इसमें रखोगे तो ये समीकरण को दोबारा देखिए ध्यान से, क्या आती है, डी बी बराबर μ04 पाई, है वो आई जगह रह जाएगा, और डीएल का मान क्या है, ये बच्चों ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और कोज फाई दे रखा है तो आप कोज फाई को यहाँ रख दीजिए, और यहाँ क्या रख दीजिए बेटा, ए का स्क्वायर और कोज स्क्वायर फाई, ये आपने मान रख दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, मैं सीधा शॉर्टकट कर रहा हूँ। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को मैं ऊपर ले जाऊँगा, कोज स्क्वायर फाई आ जाएगा, तो ये जाएगा μ04 पाई, ये आई इधर ले आता हूँ। ध्यान से देखो, तो इसका ए स्क्वायर कैंसिल, μ0 4 पाई ए, ये 4 पाई ए, ये पोर्शन नीचे बच जाएगा, तो पोर्शन क्या बचेगा ऊपर। ध्यान से देखो बच्चों, सेक स्क्वायर फाई कोज स्क्वायर फाई कोज फाई इंटू डी फाई, ये मान बचेगा कुछ ऐसा, क्योंकि ये जो मान है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बच्चों मान कट रहे हैं ना, तो आपका मान क्या आ रहा है डीबी का, ध्यान से देखिए, डीबी का मान आ रहा है μ0 इंटू 4 पाई ए, और ये आ रहा है आपका कोज फाई इंटू डी फाई, ये मान आपका आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है ये बच्चों, ये भी मैं समझा दूं कि ये जो पोर्शन है सेक स्क्वायर थीटा, या तो आप इसको बनाओगे तो इसको क्या कोज स्क्वायर फाई बना सकते हो, और ये हो जाएगा कोज स्क्वायर फाई, तो इससे इसे कैंसिल करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप मैथमेटिक्स के बच्चे हो, बड़े विद्वान बच्चे हो, इतनी आपको कैलकुलेशन आती है कि जो साइन है उसका व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, और जो कोस थीटा उसका व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोट थीटा। इनके माध्यम से आप इनको कैलकुलेशन को जब निकालोगे तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर कट गए या इसको अगर सेक स्क्वायर थीटा रखो तो इसको आप 1 क्या रख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आखिरकार ये पोर्शन में मिटा रहा हूँ, और आगे इस पोर्शन को देखते हैं। ये आपका पोर्शन आ गया समीकरण नंबर 5। अब 5 का परिणामी मान ज्ञात करते हैं। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा बी बराबर इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो बच्चों, फाई 1 से फाई 2, और ये पोर्शन जो आ रहा है ये पोर्शन रख देते हैं डीबी, क्योंकि डीबी का जो मान है वो यह है आपके सामने। ठीक है बच्चों, अब आपकी जो लिमिट है ये सूत्र आपका, इस लिमिट को बहुत ध्यान से देखो आप, ये सब कुछ इसी में क्लियर हो जाएगा। फाई 1 का जो मान है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है एंड, और फाई 2 का मान आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये जो फाई 2 का मान है ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। जो डायरेक्शंस हैं वो एक तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है, तो इनमें जो फाई 1 का जो कोण है, त्रिभुज को देखिए आप, बी ओ पी में जो फाई कोण है ये तो है पॉजिटिव धनात्मक मान। तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज या तो आप मान लीजिए ओ बी पी में, इसको कोण मान लीजिए, फाई 2 है वो है धनात्मक कोण, और नीचे वाला जो मान है ओ ए पी, यह है -फाई, यह है ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण नहीं होता है, मतलब उसकी दिशा होती है, तो आप इसको ऋणात्मक न लिखकर ऐसे लिख दो कोण, इसकी जो दिशा है वो ऋणात्मक होती है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नाम सुना होगा, क्लॉकवाइज तो ये तो होगा पॉजिटिव, तो इसको आप कोण समझ लीजिए, धनात्मक दिशा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों, ये जब डायरेक्शन पता चल जाएगी तब आप इसका क्या है बी का मान ज्ञात कर सकते हो।
तो बी बराबर क्या जाएगा बच्चों बाहर, ध्यान से देखिए आप, ये मान आपको पूरा का पूरा रखना है, -φ1 से φ2 μ0 I इंटू 4πa cos फाई और डी फाई। तो इसका जब अंतर ज्ञात करोगे तो क्या आएगा बच्चों, μ0 I 4πa और कोज का जब समाकलन करते हो तो ये साइन फाई आता है और ये आता है φ2 और ये आता है φ1। ये आप लिमिट रख दीजिए एक साथ, μ0 I 4πa नीचे क्या जाएगा साइन φ2 माइनस साइन माइनस φ1, ये आपकी लिमिट आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो ये जो b का जो मान है वो ये आ जाएगा μ0 I इंटू 4πa, यहाँ से आ जाएगा साइन φ2 प्लस साइन φ1। तो इसका जो कंप्लीट मान है μ0 I इंटू 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये आपके पास मान आ जाएगा। इसी मान को आपको ज्ञात करना है, ये समीकरण नंबर हो जाएगी 7। ये मान आपको ज्ञात करना था, ये कुल मिला के ज्ञात होगी। अब इनके ऊपर बहुत सारी स्थितियां ज्ञात करेंगे, φ1 φ2 के मान रखते जाएंगे, अलग अलग स्थितियां आपके सामने ज्ञात हो जाएगी, आप अलग अलग तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले आपको एक बार और समझ लीजिए बच्चों कि आखिरकार थोड़ा सा कोई डाउट रह जाए वो आप पता कर सकते हो कि माना कि ए बी एक अनंत लंबाई का चालक तार है जो मूल बिंदु ओ से ए दूरी पे बिंदु पी स्थित है। बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और आर दूरी नाम पे कोई कल्पांश है और ए बी ये मुख्य बिंदु से जुड़े हुए हैं जो कोण φ1 φ2 पे स्थित है और ये 90 - φ कोण है। बायोसार्ट का जो नियम है वो ये कहता है कि जब धारा हो, अल्पांश हो और कोण हो, वहाँ बायोसार्ट के नियम से अपन ज्ञात कर सकते हैं अनंत लंबाई के चालक तार की दिशा और या उसका मान। तो ये बायोसार्ट का नियम है। बट यहाँ साइन थीटा का जो मान है वो 90 - φ है। 90 - φ का मतलब होता है वो अलग क्वांटिजाइजेशन में चेंज हो जाता है कोस फाई में, ये कोस फाई है। अब मान आपके पास सामने पता है कि एक तो आर का और एक डीएल का मान, वो आप कोण के माध्यम से ज्ञात कर लिया। एल का मान तो tan फाई के माध्यम से आ गया, डीएल नाम का अल्पांश पे अवकलन कर दिया और ये आपका मान आ गया आर का। ये मान जब समीकरण में रखते हैं जो कैलकुलेशन कट रही है वो काट कर आपके पास ही आया। अब जब इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं इस सारे के ऊपर समाकलन कर देंगे तो डीबी का समाकलन तो हो जाएगा बी और इस समाकलन को जब ज्ञात करेंगे डीबी। बट इसमें लिमिट दे रखी है, इनके जो नीचे की जो लिमिट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये ऋणात्मक मान को व्यक्त करता है। तो यहाँ जो फाई है इस कोण के मान में क्या जाएगा -φ और ये जो कोण है ये हो जाएगा पॉजिटिव φ2। इनकी जो लिमिट है वो आपने यहाँ लिमिट रख दी और ये कोण मैंने आपको यहाँ शो कर रखी, इस कोण को आपने क्या करना है यहाँ मान रख देना। और कोस फाई का जो समाकलन है वो आपको पता है ये साइन फाई होता है, ये आपने रख दिया। बट ये डायरेक्शन है ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट आपने सीक्वेंस वाइज जब रखोगे तो साइन φ1 प्लस साइन φ2 का मान आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो सूत्र है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिद्ध धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो तो आपको यहाँ तक ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास होकर ज्ञात करना है। आगे देखो इनकी क्या क्या स्थितियां ज्ञात करते हैं, पहले एक बार आप इसमें नजर मारिए, क्या चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है वो देखिए। अब बच्चों देखो, अब बात करते हैं स्थिति। तो जो आपने ज्ञात किया था ना अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, उसका सूत्र क्या आया था एक बार रिपीट कर सकते हो आप। B बराबर μ0 I 4πa, यहाँ आया था साइन φ1 प्लस साइन φ2, यह कुछ सूत्र आया था। अब कह रहा है कि ये जो स्थितियां पूछ रहा है, कह रहा है कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो ये कह रहा है कि दो चालक तार हैं वो अनंत लंबाई के और इनके मध्य की दूरी क्या थी बच्चों a थी और यह l क्या दूरी थी o से l दूरी थी और यह कोण भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री और यह कोण भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कहने का मतलब φ1 का मान भी यह है और φ2 का मान भी 90 डिग्री और यह आपका तार था चालक तार AB जो इनफाइनाइट पे स्थित है और यह आपके चालक की लंबाई है, यह A है।
अब कुल मिला के जब इसका हम मान ज्ञात करते हैं तो इस फॉर्मूले में रखते हैं, जो ये समीकरण नंबर 1 नजर आ रही है ना, इसमें आपको मान रखना है φ1 φ2। तो आखिरकार φ1 और φ2 का मान क्या है, 90 डिग्री, या लिख सकते हो π/2। इसका मतलब या तो रख सकते हो आप π2 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। ये मान आप इस समीकरण में रख दीजिए तो क्या होगा मान, b बराबर μ0 I इंटू 4πa। यहाँ देखिए साइन π/2 प्लस साइन π/2। साइन π/2 का मान होता है 1, तो ये जो समीकरण है b का मान वो ये आ जाएगा μ0 I 4πa 1 + 1, ये 2 आ जाएगा। μ0 I 4πa इंटू 2 से ये कैंसिल करोगे तो ये क्या जाएगा, μ0 I इंटू 2πa, ये आपका b का मान आ जाएगा। तो आपने एक तो इस तरह से ज्ञात कर लिया। दूसरा, अगर अलग अलग स्थिति जब ज्ञात करते हो तो एक नई स्थिति और देखते हैं। नई स्थिति इस तरह से आएगी बच्चों, ये आपका समकोण है, ये आपने फाई कोण ज्ञात किया, ये एल भुजा थी, ये ए भुजा थी। जब इसका जब मान ज्ञात करोगे तो r² a², क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण। और लंब का मान कितना दे रखा था, एल, और आधार का मान कितना दे रखा था, ए। और ये भुजा क्या थी, ध्यान से देखो, ओ, ये भुजा ओ थी, ए दूरी पे थी, बिंदु P स्थित था, और यहाँ क्या था, बिंदु B था। ये कोण था। ये कोण का कर्ण का मान है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के दोनों का जो वर्ग होता है वो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। ये मान आपका ये आ गया। अब ये सारे के सारे मान आप समीकरण नंबर 1 से फॉलो करोगे। जब 1 फॉलो करोगे तो देखो बच्चों ध्यान से क्या चेंज होगा। कह रहा है कि φ1 का जो मान है वो तो रख दो 0, और φ2 का मान है वो कह रहा है कि फाई रख दीजिए कंडीशन नंबर 2 में। तो इस कंडीशन में जब आप रखोगे तो क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो आप, μ0 I 4πa साइन 0 प्लस साइन फाई, और साइन 0 का मान तो आपको पता ही है 0 होता है। तो ये समीकरण क्या जाएगी, μ0 I इंटू 4πa, यहाँ जाएगा साइन फाई। साइन फाई को क्या आप इस कोण के माध्यम से मान ज्ञात कर सकते हो। तो साइन फाई का जो मान आएगा वो क्या आएगा बच्चों, बताओ। साइन फाई होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान है एल और कर्ण का मान क्या है, अंडर रूट r का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। क्या ऐसा ही आएगा मान, एल का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, या तो आप ऐसे रखिए, इसमें एल ए है तो ये एल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या रख दीजिए, एल का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। ये आपका साइन फाई का मान हो गया, लंब बटा कर्ण। अब आप इस समीकरण में रख दीजिए बी का मान क्या है बच्चों, देखो μ0 I 4πa, यहाँ से आ जाएगा एल इंटू अंडर रूट L² इंटू 1 का स्क्वायर। ये आपका मान आ गया समीकरण नंबर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब कह रहा है कि तीसरी जब कंडीशन रखते हैं वो भी चेक कर लीजिए कि इसका मान में क्या जाता है। कह रहा है कि φ1 का मान क्या रखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए आप, फाई, और φ2 का मान भी क्या रख सकते हैं, फाई। तो क्या आएगा मान, देखो ध्यान से, b बराबर μ0 I 4πa साइन फाई प्लस साइन फाई। तो ये 2 साइन फाई हो जाएगा, μ0 I 4πa 2 साइन फाई। तो इसका जो b का जो मान है वो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों, b0 I 2πa और साइन फाई, ये मान आपका नया मान आ जाए। ये समीकरण नंबर 4। जिस तरह से जितने भी जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस को अपने हिसाब से रखकर आप मान ज्ञात कर सकते हो। यह कुछ इनकी स्थितियां थी। तो ये कुल मिला के सारा का सारा जो डेरिवेशन आपने पिछला जो ज्ञात किया था उसी के आधार पे आप अपनी स्थितियां ज्ञात कर सकते हो। एक से ज़्यादा आप ज्ञात कर सकते हो, जैसी सिचुएशन दी होती है उसी के अनुसार आप मान को एक्सेस कर सकते हो। ये तो आपके पार्ट हो गए।
सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो तो पहले आपको ड्राइव करना पड़ेगा। ये ड्राइव करने के बाद आपके अलग अलग आएंगे। अगर अनंत लंबाई का चालक तार पूछ रखा है यह मान है तो आपका ये ड्राइव होगा। अगर आपसे पूछ रखा है एक कोण के माध्यम से साइन फाई का मान, तब आप इस ट्रेंगल के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। या आपसे पूछ रखा है फाई 1 और फाई 2 के मान कुछ अलग हैं तो ऐसे ज्ञात होंगे, कुछ मानों में ऐसे दिए होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, तो यह आपको समझने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा देखिए तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसे कोई हार्ड नहीं है इसमें टॉपिक में। अब अपन बात करते हैं नए टॉपिक के साथ बढ़ते हैं। थोड़ा इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिए, क्या इसमें पार्ट है देखिए। देखो बच्चों, अभी बात करते हैं साइक्लोट्रॉन। जो आपके सामने नजर आ रहा है डायग्राम, ये एक साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन आखिरकार काम क्या करता है पहले तो ये समझें। और ये कई बार टॉपिक पूछ भी लेते हैं एग्जाम, ये बड़ा प्रश्न बनता है कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि, सिद्धांत और इसके सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, और यह इनके उपयोग कहाँ आते हैं। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है कि जितने भी जो भारी कण होते हैं ना, एक बेसिक समझिए, भारी कण, भारी धनावेशित कण, ऋणावेशित नहीं, धनावेशित। धनावेशित में क्या जाता है, एक तो प्रोटॉन, एक क्या जाता है बच्चों, न्यूट्रॉन। उदासीन होता है ये वैसे, पर ये नेगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। एक होता है अल्फा कण। अल्फा कण जब निकलता है ना तो 2He, 2 हीलियम 4, 2 तो आपका परमाणु क्रमांक, 4 है द्रव्यमान संख्या, 2 तो जाएगा परमाणु क्रमांक, वो 4 है, वो है द्रव्यमान संख्या। जो आप अक्ष तत्व ज्ञात करते हैं ना Za, तो एक का मान 4 है और Z का मान क्या है 2, और अक्ष क्या है हीलियम। जब अल्फा कण निकलता है तो इतना मान बाहर निकलता है। इन जैसे कणों को क्या है बहुत ही ज़्यादा तेजी से त्वरित करना पड़ता है, या इनकी इतनी ऊर्जाएं और अधिक बढ़ा दी जाती हैं कि ये तेजी से काम करना शुरू कर दें। इनकी जो मूल ताकत है उनकी ताकत में थोड़ी सी और वृद्धि कर दी जाती है। ये वृद्धि किस यंत्र के माध्यम से होती है, ये यंत्र है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का मतलब ये होता है कि भारी धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित करके उनमें क्या है विभवांतर प्रदान किया जाता है, और वो क्या है चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे संबंधित काम में आते हैं। तो पहले जब संरचना की बात करते हैं तो क्या होता है कि माना कि 2 शक्तिशाली चुंबक है, एक N है वो S, बहुत बड़ी चुंबक है और बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है। इनकी ये चुंबक नहीं है कि एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले गए, नहीं, ये बहुत बड़े उपकरण होते हैं। इन शक्तिशाली चुंबक के माध्यम में 2 डीज रख दिए। डीज होते हैं चेंबर के, धात्विक चेंबर के होते हैं, D1 आकार के होते हैं, D1 और D2। इन चेंबर को क्या है उच्च स्रोत HC मतलब करंट के माध्यम से इनको जोड़ दिया। जोड़ने से क्या होगा कि जब भी कोई धनावेशित कण है, देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण जब इस डीज के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह उच्च ऊर्जा से स्रोत से जुड़ा होगा। तो ये क्या आएगा, जब D2 अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गति करेगा। जब कोई कण तो वो वर्ताकार पथ में लंबवत गति करेगा, चुंबकीयशील मतलब चुंबकीय लंबवत गतिशील करेगा वर्ताकार पथ में। और जितना ज़्यादा तेजी से वर्ताकार कण गति करता है वो त्वरित हो जाता है, और त्वरित होने के बाद इनमें इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि वो पुंज में से जब बाहर निकलते हैं तो इनकी जो आवेशित कण वर्ताकार पथ पर जो घूर्णन करता है इसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बहुत ही तेजी से निकलता है, और इसका विभवांतर, इसकी ऊर्जाएं बहुत अधिक होती हैं। तो इसका मतलब मेन बेसिक सिद्धांत तो यही है कि जो अल्फा धनावेशित कण है उनकी उच्च ऊर्जा को त्वरित करने में काम में आ जाता है। जो मूल उनके जो गुण है उनके गुण में थोड़ी सी ऊर्जा और वृद्धि कर दी जाती है जो वो तेजी से त्वरित हो सके। जिनका कहाँ कहाँ यूज होता है वो होता है नाभिकीय विघटन में। तो सबसे ज़्यादा नाभिकीय विघटन होते हैं, उनमें जो तोड़ने का काम करते हैं तो इनकी बमबार की जाती है। भारी धनावेशित कणों को इनकी जो बमबार करते हैं तो नाभिकीय देह अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। यह तो इनका मेन उद्देश्य है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो भारी धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित करके नाभिकीय विघटन के तोड़ने के काम में आती है। अब आपका सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा कि ये जब कोई धनावेशित कण है वो वर्ताकार पथ में जब गति करते हैं वो अपनी मूल स्थिति से उच्च ऊर्जा को त्वरित करके और वो पुंज से बाहर निकल जाते हैं। ये
अन्य ऊर्जा की तुलना में क्या अधिक ऊर्जा ग्रहण करने का काम करती है। और सिद्धांत आपका हो गया। कार्य प्रणाली में लिख सकते हो, माना कि दो शक्तिशाली चुंबक है N व S। इन शक्तिशाली चुंबक के मध्य में दो डी आकार के चेंबर लगे होते हैं धात्विक, जो उस स्रोत AC से जुड़े हुए हैं। अब चेंबर D1 D2 दो लगे होते हैं। जब चेंबर में जब कोई धनावेशित कण वर्ताकार पथ गति करता है, अगर ये कण D2 पॉजिटिव है तो ये D1 नेगेटिव हो जाएगा, D1 नेगेटिव है तो ये D2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो हाफ चक्कर के लिए क्या करते हैं, आधा चक्कर के लिए, ध्यान से देखो यहाँ नीचे, आधा चक्कर के लिए ये नेगेटिव है D1 और ये D2 पॉजिटिव है। जब कोई कण D2 में प्रवेश करके और वर्ताकार कण गति करते हुए इतना तेजी से जब पुंज से बाहर निकलता है, वो उच्च ऊर्जा से त्वरित हो जाता है और उच्च ऊर्जा से त्वरित होकर बाहर निकल जाता है। तो ये क्या करता है कि जब डीज में जब प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही ये अधिकतम बिंदु पे आ जाता है, तब क्या हो जाती है, इनकी ध्रुवता चेंज हो जाती है। आधे चक्कर के लिए क्या करेगा, D1 नेगेटिव D2 पॉजिटिव काम करेगा। अगले आधे चक्कर के लिए क्या है, पूर्ण चक्कर के लिए D1 पॉजिटिव काम करेगा, D2 नेगेटिव काम करेगा। तो ये सर्कुलर आकार में चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। कभी डीज जो फर्स्ट पार्ट है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, अगले चक्कर में वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, इनकी दिशा ये हो जाती है। यह लगातार चक्कर चलता रहता है। और जैसे ही वो उच्च ऊर्जा त्वरित कर लेता है आवेश, वो क्या पुंज से बाहर निकल जाता है। और वो जो कण बाहर निकलता है, उस कण में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जाएं होती हैं। उनका जो उपयोग है वो चिकित्सा क्षेत्र के रेडियो एक्टिव तत्व में यूज किया जाता है। जो ठोस धनायन होते हैं उनको गुणवत्ता में सुधार करके उसमें उच्च ऊर्जा प्रदान की जाती है। इस प्रकार के उपयोग में किया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसका डेरिवेशन। थ्योरी तो आपको मालूम है, पता चल गया बेसिक। तो डेरिवेशन देखते हैं कैसे हैं। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, देखिए कैसे निकलता है। मैं यहाँ डेरिवेशन निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ। एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करना बच्चों। सबसे पहले चुंबकीय बल ज्ञात करते हैं। तो चुंबकीय बल होता है क्या बच्चों, चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला होता है Fm बराबर QVB साइन थीटा। ये लंबवत में प्रवेश करते हैं तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 का मान क्या होता है बच्चों 1। तो यहां से चुंबकीय बल का मान क्या हो जाएगा QVB। एक तो ये मान आ गया। एक आ गया विकेंद्रीय बल, अंदर की तरफ आवेशित कण जब है वो अंदर की बल लगता है। एक हो गया विकेंद्रीय बल। अब विकेंद्रीय बल क्या होता है, F सेंट्रलाइजेशन फोर्स mv² इंटू R। इन समीकरण 1 व 2 को संतुलित करेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 को संतुलित करने पर, तो संतुलित करोगे तो क्या जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, mv² इंटू R QVB। अब यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, v से v कैंसिल हो रहा है, तो ये बचेगा mv इंटू R बराबर QB। तो यहां से R का जो मान है वो क्या जाएगा बच्चों, R का जब मान ज्ञात करेंगे तो ये QB नीचे चला जाएगा, mv इंटू R, ये क्या जाएगा QB। ये आपका R का मान हो गया। ये समीकरण नंबर हो गई 3। देखिए बच्चों, जैसे आपने ज्ञात किया था ना कि जब कोई कण लंबवत गतिशील हो या थीटा में जब प्रवेश करते हैं, वहां आपने ज्ञात किया होगा R का मान आपके पास ये आ गया। यहाँ R को इधर रखोगे, ये मान आप नीचे रख दो, R का मान आ गया। अब बात करते हैं इसमें V का मान। अगर इसमें V ज्ञात करते हैं तो क्या जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये पार्ट यहाँ चले जाएगा QBR, तो यह जाएगा QBR इंटू M। ये आपका वेग का मान आ जाएगा और ये त्रिज्या आ जाएगी। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। अब आपको आवर्तकाल ज्ञात करना है। आवर्तकाल तो T बराबर 2 पाई R इंटू V। जब कोई कण वर्ताकार पथ या आवेशित कण जब कोई वर्ताकार पथ में गति करता है तो उसकी जो परिधि है वो टाइम पीरियड या आवर्तकाल है। जब कोई कण एक वर्त की परिधि पे पूरा चक्कर लगाते हैं उसका मान होता है 2 पाई R। और कौन चक्कर लगा रहा है, V वेग से कोई कण गति कर रहा है, तो ये कण गति कर रहा है। इसमें आप R का मान रख सकते हो 2 पाई इंटू V। R का मान यहाँ से रख दीजिए वैसा mv इंटू QB। तो यहाँ से V कैंसिल हो रहा है, 2 पाई m इंटू QB। ये आपका किसका मान हो गया, ये आपका आवर्तकाल का फॉर्मूला निकल के आ गया। इसी तरह आवर्ती, आवर्ती का मान क्या होता है बच्चों, आवर्ती होती है फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन आवर्तकाल।
तो मैं इस मान को उल्टा लिख रहा हूँ, क्यू बी इंटू 2πm, ये आपकी आवृत्ति आ गई। अगर कोणीय आवृत्ति पूछ ले आपसे, कोणीय, ओमेगा बराबर क्या हो जाता है 2π इंटू टी, तो टी का मान आपके सामने आ ही रहा है बच्चों, तो 2π इंटू 2πm इंटू क्यू बी, 2π से 2π कैंसर, क्यू बी इंटू एम, ये आपकी कोणीय आवृत्ति आ गई। कल मिला के सारे मान आप ज्ञात कर सकते हो, ये अच्छा हो गया, ये 7। अब गतिज ऊर्जा, क्योंकि उच्च ऊर्जा से त्वरित होता है तो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। जो गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर ई के बराबर होता है, ये होता है 1/2 mv स्क्वायर, ये सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से क्या रख सकते हो बच्चों, 1/2 m, और v का मान आपके सामने आ रहा है समीकरण नंबर 4 से, तो इसका वर्ग कर दीजिए, क्यू बी आर इंटू एम का वर्ग करोगे तो ये समीकरण आ जाएगी, ये वर्ग हो जाएगा 1/2 m क्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर इंटू एम का स्क्वायर, ये एम से एम कैंसल, तो क्या जाएगा बच्चों 1/2, ध्यान से देखिए आप, क्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर इंटू एम, ये आपकी गतिज ऊर्जा जाएगी। तो ऊर्जा है कुल या अधिकतम ऊर्जा, क्या जाएगा 1/2, और यहाँ एम आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मैक्सिमम, ये आपकी अधिकतम ऊर्जा हो जाएगी। यह नंबर हो जाएगी 8। ये तो थे इस साइक्लोट्रॉन के कुछ मान, और ये इनका उपयोग कहाँ होता है, तो मैं कुल मिला के उपयोग यहाँ लिख देता हूँ तो आपको पता चल जाए। बच्चों देखो, इनका उपयोग है ना, वो होता है एक तो चिकित्सा के क्षेत्र, में, एक रेडियो एक्टिव तत्व में, रेडियो एक्टिव तत्व में, और एक ये होता है कि जो धनावेशित कण होते हैं ना, कि गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। सुधार किया जाता है, कहने का मतलब बेसिक समझे आप। एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियो एक्टिव तत्व के पदार्थ के रूप में, तत्व के रूप में हो जाता है। एक जो धनावेशित कण है उनको उच्च ऊर्जा से त्वरित कर देते हैं या उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, तो साइक्लोट्रॉन के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है, इनकी ऊर्जाएं बढ़ा सकते हैं। ये तो कुछ टॉपिक थे आज के, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने कुछ चीज़ें सीखी, आज समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आपकी तरह से मोटिवेट होते हैं, लगातार पढ़ाते हैं, हमारे को भी बड़ा मज़ा आता है आपके पढ़ाने पे, और आपसे हम सीखते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है फिजिक्स, प्रकृति से जुड़ी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को बहुत ही इंजॉय के तरीके से पढ़ाइए आप। आपको पढ़ाने वाले को भी मज़ा आता है और पढ़ने वाले को भी बड़ा मज़ा आता है। इंटरेस्टिंग बनाइए, बोरिंग बनने मत, हार्ड कुछ भी नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करते जाइए और वीडियो आपके पास आते रहेंगे ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करते रहिए। जो भी आपको डाउट्स है वो कमेंट्स के माध्यम पूछ लीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस चैप्टर को दोबारा पढ़ा देंगे। अपने क्या जा रहा है, अपने घर की खेती है, जैसे टॉपिक लिया वैसे टाइप कर देंगे और आराम से आप समझते रहना। और आपसे जो भी डाउट्स है वो पूछिए, हम कोशिश करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम भी पढ़कर आपका आंसर जरूर देंगे। कोशिश करेंगे कि आपके जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनका हम रिप्लाई करें, क्योंकि तभी आप मोटिवेट होंगे, हम भी आपके माध्यम से मोटिवेट आए। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। इसी चैप्टर के अंदर कल नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, नया टॉपिक मिलेगा और नया दिन होगा आपके लिए सीखने का। तो इतना वीडियोज़ को आप देखिए, आगे के टॉपिक बचे हुए उनके बारे में चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।